हेलो एवरीवन। इंश्योरेंस लॉ की क्लास में हम बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फायर इंश्योरेंस के बारे में। फायर इंश्योरेंस का मीनिंग हमने देखा था, उसके कुछ बेसिक फीचर्स हमने देखे थे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फायर इंश्योरेंस में होते हैं। बाकी जो हमारे बच गए थे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, जो विशेषताएं बच गई थी अग्नि बीमा की, आज हम उनको देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ फायर इंश्योरेंस क्या है, या फिर फायर इंश्योरेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं और किस तरह से फायर इंश्योरेंस अदर इंश्योरेंस से अलग है। तो 7 टॉपिक्स यानी कि 7 पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम 8th पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जोखिम प्रारंभ होने का समय। अब देखिए जो फायर इंश्योरेंस में, इसमें जोखिम प्रारंभ होने का समय क्या होता है। तो अग्नि बीमा में बीमाकर्ता द्वारा बीमा प्रस्ताव को स्वीकार करने के समय से ही जोखिम प्रारंभ हुई मानी जाती है। ध्यान रखिए इस बात को कि अग्नि बीमा में जोखिम कब से प्रारंभ होती है, जब से कि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बीमा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, तभी से जोखिम स्टार्ट हो जाती है। किंतु बीमाकर्ता यानी कि इंश्योरेंस कंपनी अपनी स्वीकृति को किसी भावी तिथि से लागू करने का भी स्पष्ट उल्लेख कर सकती है। वो ये भी कह सकती है कि पर्टिकुलर आने वाले इस टाइम से, इस दिन से हम अपनी एक्सेप्टेंस को मतलब लागू करेंगे। ये उस पर डिपेंड करता है। जनरली बीमा कंपनियों द्वारा बीमा प्रस्ताव की स्वीकृति प्रीमियम की राशि जमा करवाने के साथ ही मान ली जाती है तथा इसी के साथ बीमाकर्ता की जोखिम भी शुरू हो जाती है। जनरली जैसे ही जो है वो प्रीमियम की राशि जमा करवाई जाती है, उसी तभी क्या हो जाता है, तभी यहाँ पर जोखिम जो है, वो रिस्क जो है वो प्रारंभ हुई मान ली जाती है। क्लियर हो गई बात। फिर यह बात भी यहाँ ध्यान रखने की है कि यदि कोई बीमा करता प्रीमियम जमा किए बिना ही बीमा पत्र जारी कर देता है तो भी जोखिम प्रारंभ हुई मानी जाती है। मान लीजिए कि किसी बीमित ने प्रीमियम का अमाउंट जो है वो नहीं चुकाया और बीमा कंपनी ने क्या करा कि उसको बीमा पॉलिसी इशू कर दी, तो देखिए कुल मिला के बात यह है कि बीमा पॉलिसी इशू होने के साथ साथ ही जोखिम प्रारंभ हुई मानी जाती है। क्लियर हो गई बात। अब पेमेंट नहीं किया है और फिर भी इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा पत्र जारी कर दिया, तो भी जोखिम प्रारंभ हुई मानी जाएगी। क्लियर। फिर बात आती है अग्नि से क्षति होने पर भुगतान। अग्नि बीमा में केवल अग्नि से होने वाली हानियों का ही भुगतान किया जाता है। सीधी सी बात है कि हम पढ़ रहे हैं किस बारे में, फायर इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि लॉसेज विच ऑकर्ड बाय द फायर। ठीक है ना, जो कि फायर की वजह से, रीज़न क्या है जिनका, फायर है। तो अग्नि के द्वारा जो नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई करने के लिए क्या करवाएं, अग्नि बीमा। तो अग्नि बीमा में क्या है, एक सेकेंड। ठीक है, तो अग्नि बीमा में क्या हुआ कि अग्नि से होने वाले जो हानियाँ हैं उनकी क्षतिपूर्ति की जाती है। तो अग्नि से प्रत्यक्ष हानि होने के साथ साथ क्षति का निकटतम कारण, देखिए, अग्नि से प्रत्यक्ष हानि होने के साथ साथ क्षति का निकटतम कारण अग्नि होने पर भी उसकी क्षतिपूर्ति अग्नि बीमा के अंतर्गत की जाती है। देखिए ध्यान रखिए, एक तो होता है डायरेक्ट कॉज किसी नुकसान का, एक होता है निकटतम कारण। तो यहाँ पर जो निकटतम कारण है, उस अगर मान लीजिए नुकसान का निकटतम कारण क्या है, अग्नि है, तो भी उसकी भरपाई की जाएगी। निकटवर्ती कारण जो होगा उसका नज़दीकी कारण, यानी कि कहीं ना कहीं वो उसकी वजह से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो दूरस्थ कारण है, यानी कि जो टू रिमोट कॉज है, उसकी भरपाई नहीं की जाएगी। ध्यान रखिए। अब अच्छा, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कारणों की जनरली हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए कहीं कोई परिसर है और उसमें अचानक से इलेक्ट्रिसिटी सर्किट जो है उसकी वजह से आग लग गई मान लीजिए, और उस आग की वजह से मान लीजिए कोई कपड़ा बनता था उस फैक्ट्री में, पूरे कपड़े में आग लग गई, तो वो तो क्या हुआ बेटा, डायरेक्ट कॉज। ठीक है ना, पूरा जो उस कपड़ा मिल का जो कपड़ा था वो जल गया उस सर्किट की वजह से, और कपड़ा जल गया, डायरेक्ट कॉज हो गया, कपड़े का नुकसान हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं पर उस कपड़े के साथ साथ अब वो फैक्ट्री क्या हुई, थोड़े दिन के लिए बंद हो गई। अब फैक्ट्री के मालिक पर, जो आपका एम्प्लॉयर है, उस पर अतिरिक्त बाहर आ गया कि भाई उसको सैलरी भी देनी पड़ रही है, फैक्ट्री में जो दीवारों का रंग रोगन ख़राब हो गया उसको सही करवाना पड़ रहा है, तो कुछ मशीनरीज ख़राब हो गई उनको सही करवाना पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, ठीक है, वो निकटतम कारण हो गया, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली जो रीज़न है वो ये हो गया। लेकिन ये तो हो गया नज़दीकी कारण, है ना, जो उसके साथ में जुड़ा हुआ है, उसी का परिणाम है ये, मान लीजिए, है ना। कॉन्सिक्वेंटल हो गई ये सब चीज़ें, लॉसेस, है ना, कॉन्सिक्वेंटल लॉसेस भी आप इसको कह सकते हो ना, पारिणामिक हानियाँ हो गई है भाई, उसी की वजह से हुई है, ये उसी के परिणाम है। लेकिन अगर टू रिमोट है,
बहुत दूर की हानि है जो रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका कोई भुगतान नहीं होगा। फिर बहुत दूर की हानि, अब मान लीजिए थोड़े दिन के लिए जैसे वो फैक्ट्री बंद हो गई, भाई दो नुकसान तो हमने पढ़ लिए। एक तो हमने पढ़ लिया कि वो क्लोथ जो फैक्ट्री है उसमें आग लग गई, सारा जो कपड़ा था वो जल गया, और वो तो हुई डायरेक्ट। एक मैंने उसका कॉन्सिक्वेंटल लॉस का एग्जांपल दे दिया, निकटतम कारण का आपको, या पारिणामिक हानि का, कि भैया वहाँ पर जो है अतिरिक्त भार बढ़ गया एम्प्लॉयर्स पर, पूरा दीवारों पे रंग रोगन उनको करवाना पड़ा है। और साथ के साथ मान लीजिए जो वेजेस या जो सैलरी जो दे रहे थे वो अपने स्टाफ को, या जो उनको वेजेस दे रहे थे अपने यहाँ पे लगने वाले जो मजदूर थे उनको, तो वो उन पर अतिरिक्त भार आ गया, देना पड़ रहा है उनको वो भी, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि अगर वहाँ उस वो मिल जो है वो एक हफ़्ता बंद रही, ठीक है, उस एक हफ़्ते के दौरान रोज़ वहाँ पर क्या होता था कि जो मिल चलती थी तो पेपर वाला पेपर डालने आता था, या फिर चाय वाला जो था रोज़ वहाँ चाय सप्लाई करता था। अब मान लीजिए चाय वाला भी ये केस कर दे कि भाई मेरे को भी हानि हो रही है, अब तो मैं चाय नहीं देने जा रहा, नुकसान हो रहा है मेरे को पैसों का। न्यूज़पेपर वाला ये कह दे कि अब तो मैं न्यूज़पेपर ही नहीं डाल सकता, वहाँ पर कोई आ रहा ही नहीं है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, तो मुझे भी नुकसान हो गया। तो बेटा ये सब चीज़ें क्या होती है, ये टू रिमोट कॉज है, कहीं ना कहीं ठीक है हुए हैं, लेकिन ये बहुत दूर है, ये डायरेक्टली इनका कोई लिंक नहीं है। समझ में आई बात? तो इसलिए टू रिमोट जो लॉसेस होते हैं उनकी उनकी भरपाई नहीं की जाती है, ठीक है ना। जैसे कि हम टॉट में पढ़ते हैं ना, टॉट में भी तो ये चीज़ें पढ़ते हो, उसी तरह से, ठीक है, वहाँ पर भी ये आपने पढ़ा है टू रिमोट वाला जो प्रिंसिपल आता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षति की राशि की, ठीक है ना। तो अग्नि बीमा में क्षतिपूर्ति की राशि कितनी, सामान्यतः बीमित विषय वस्तु को पहुंचने वाली हानि के बराबर होती है। जो ये क्षति की राशि होगी ये कितनी होगी, जो तो बीमित विषय वस्तु को जो हानि पहुंचती है उस हानि के बराबर होती है। किंतु पॉलिसी में पारिणामिक हानि यानी कॉन्सिक्वेंटल लॉसेस की पूर्ति की शर्त होने पर बीमाकर्ता से अग्नि की प्रत्यक्ष हानियों के साथ साथ पारिणामिक हानियों की पूर्ति भी करवाई जा सकती है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी लास्ट पॉइंट में ये आपको बताई भी थी कॉन्सिक्वेंटल लॉसेस के बारे में। तो अग्नि बीमा में देखिए जनरली जो इंश्योरेंस कंपनी है वो किस चीज़ के लिए लायबल होती है, वो लायबल होती है, ध्यान रखिए, केवल और केवल एक्चुअल लॉस के लिए। ये यहाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ, केवल और केवल एक्चुअल लॉस के लिए लायबल होगी इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर हो गई बात? इस एक्चुअल लॉस के आगे नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए अब इंश्योरेंस पॉलिसी में ये शर्त भी है कि कॉन्सिक्वेंटल लॉसेस की भी ये जो मतलब इन जो इस नुकसान की वजह से जो हानियाँ हुई है ना, पारिणामिक हानियाँ, अभी मैंने बताया था लास्ट पॉइंट में आपको, तो अगर ये पारिणामिक हानियों की पूर्ति करने की भी शर्त रखते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट की गई इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, तो इंश्योरेंस कंपनी उन कॉन्सिक्वेंटल लॉसेस की भी भरपाई करेगी, इनकी भी क्षतिपूर्ति करेगी। क्लियर हो गई बात? तो अगर शर्त लगा रखी है पॉलिसी में तो एक्चुअल लॉसेस प्लस कॉन्सिक्वेंटल लॉसेस दोनों का भुगतान करेगी इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन अगर शर्त नहीं लगा रखी है तो केवल और केवल एक्चुअल लॉसेस का पे करेगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं एक से अधिक बार क्षति। अग्नि बीमा के निश्चित अवधि में बीमित वस्तु को अग्नि से एक से अधिक बार क्षति होने पर प्रत्येक बार क्षति पूर्ति करवाई जा सकती है, किंतु कुल क्षतिपूर्ति की राशि किसी भी दशा में बीमित राशि से अधिक नहीं हो सकती। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है लेकिन इसका अगर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं हम समझेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? मान लीजिए आपने एक साल का ही अग्नि बीमा करवाया, अभी देखा था ना हमने अवधि, आपने एक साल का करवाया, एक साल में आपने जो प्रीमियम की राशि भरी है वो कितनी हो गई आपकी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज़ है, या 10 या मान लो 5 लाख रुपए हो गई, तो है ना, 5 लाख हो गई। अब ये 5 लाख रुपए कितने हो गए तुम्हारे एक साल के अंदर तुमने जमा करवाए इंश्योरेंस के, ठीक है, तुम्हारी बड़ी सी फैक्ट्री है उसका फायर इंश्योरेंस तुमने करवा रखा। अब वहाँ पर उस फैक्ट्री में 2 बार आग लगी है, एक साल के अंदर अंदर 2 बार आग लग गई, तो ठीक है दोनों बार ही इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी क्षतिपूर्ति करने के लिए, लेकिन जो क्षतिपूर्ति की राशि होगी वो 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। समझ में आई बात? कि किसी भी दशा में क्षतिपूर्ति की राशि बीमित राशि से अधिक नहीं हो सकती। क्लियर दिस पॉइंट? नाउ अधिक बीमा पत्रों की दशा में क्षतिपूर्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अधिक बीमा पत्रों की दशा में, मान लीजिए ये है इंश्योर्ड पर्सन, ये है सब्जेक्ट मैटर, इस सब्जेक्ट मैटर की 3 इंश्योरेंस कंपनी से, जैसे ए से,
बी से और सी से। ये क्या है? इंश्योरेंस कंपनियाँ। इन तीनों ही कंपनी से सब्जेक्ट मैटर का क्या करवा रखा है? इंश्योरेंस करवा रखा है ना। पहले इसको समझ लो, बाद में रेड आउट करेंगे अपन इसको, ठीक है। तो इन तीनों से ही क्या करवा रखा है इसने? इंश्योरेंस करवा रखा है मिस्टर ए ने अपने इस सब्जेक्ट का। अब मान लीजिए इस सब्जेक्ट को फायर से नुकसान हो गया, मिस्टर ए पहुंच गए ए कंपनी के पास। देखिए मिस्टर ए के पास राइट है, क्या राइट है? चाहे तो वो ए कंपनी से ले ले, चाहे तो वो बी कंपनी से क्षतिपूर्ति करवा ले, चाहे तो वो सी कंपनी से क्षतिपूर्ति करवा ले, ठीक है। अब देखिए, अब क्षतिपूर्ति भी कैसे करवाएंगे? वो रेशो आनुपातिक रूप से, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मान लीजिए 1 लाख का अग्नि बीमा करवाया है तो 1 लाख ए कंपनी से ले लिए, 1 लाख बी से ले लिए, 1 लाख का उनको नुकसान हो गया मान लीजिए, 1 लाख सी से ले लिए। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये कंडीशन 12th नंबर की आपको क्या कह रही है कि अगर आपने एक ही विषय वस्तु का एक से अधिक बार बीमा करवा लिया, करवा लो, कोई बात नहीं। अलग अलग कंपनी से आपने पॉलिसी ले ली, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सभी बीमा पत्रों से प्राप्त राशि जो इन तीनों, जैसे नुकसान हो गया मान लीजिए, अब आग लग गई सब्जेक्ट मैटर में, है ना, इसे कोई नुकसान हो गया तो इसकी नुकसान की भरपाई इन तीनों बीमा पत्रों की जो राशि है, इन तीनों से जो राशि हम प्राप्त कर रहे हैं वो राशि जो है वो एक्चुअल लॉस से अधिक नहीं हो सकती। ध्यान रखिए, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फायर इंश्योर हमने क्या पढ़ा था, है ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट फायर इंश्योरेंस इज अ इंडैमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। फायर इंश्योरेंस क्या है? एक क्षतिपूर्ति अनुबंध है और इसमें लाभ और विनियोग का तत्व नहीं होता है। ध्यान रखिए, इसमें प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट जैसा कि लाइफ इंश्योरेंस में होता है वैसा नहीं होता है। ये क्या है? एक आपका इंडैमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें केवल और केवल क्षतिपूर्ति करवाई जाती है। क्लियर हो गई बात? ये चीज़ अगर आपको, ये पॉइंट कुछ आपको याद दिला रहा है, आप शुरू से अगर मेरा इंश्योरेंस लॉ का ये ले रहे हैं लेक्चर, तो आपको पता होगा हमने एक क्लास लेक्चर्स में से एक में हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे इंश्योरेंस के, ठीक है ना। उसमें हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, कौन सा याद आया? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, अंशदान का सिद्धांत पढ़ा था ना, कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल। वो भी यही कह रहा था कि भले ही बीमित जो है वो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों से बीमा करवा ले, अग्नि बीमा करवा ले, लेकिन फिर भी जो उसको राशि मिलेगी वो या तो तीनों से ले ले आनुपातिक रूप से, और अगर वो किसी एक कंपनी से लेता है तो जो बीमा कंपनी पूरी राशि उसको चुकाती है ना क्षति की, वो बीमा कंपनी अन्य बीमा कंपनियों से आनुपातिक रूप से अपनी भरपाई कर सकती है, ठीक है ना। तो ये वो याद रखिएगा आप, ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमने पढ़ा था ना 12th वाला पॉइंट, तो इसको एक बार यहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। अग्नि बीमा कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, जैसे बीमा योग्य हित का सिद्धांत है, यानी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है, परम सद्विश्वास का सिद्धांत है ना, ठीक है, या क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। ये हमने जब हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, जब ये प्रिंसिपल्स पढ़े थे हमने, तब हमने देखा था, ठीक है ना। ये देखो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी, ये सारे प्रिंसिपल्स कहाँ लागू हो रहे हैं? अग्नि बीमा, ठीक है। जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि अंशदान का सिद्धांत भी लागू होता है इसमें, ठीक है। अब देखो, जबकि जीवन बीमा में लागू नहीं होता, देखा था ना हमने, ठीक है। अब आ जाओ अन्य बीमों से भिन्न। अब देखिए अग्नि बीमा अदर जो इंश्योरेंस है उनसे कैसे अलग है। तो अग्नि बीमा जीवन बीमा और समुद्री बीमा से भिन्न है, ध्यान रखिए। अग्नि बीमा एक, देखिए हालांकि अग्नि बीमा जीवन बीमा और समुद्री बीमा से अलग है, लेकिन ध्यान रखना समुद्री बीमा भी क्या है? एक क्षतिपूर्ति बीमा का उदाहरण है, ये भी इंडैमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। कहीं ये समान है तो कहीं इन दोनों में अंतर है, बिटवीन द फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, ठीक है। कहीं ये सिमिलरिटीज़ भी है इनमें, कहीं पे इनमें डिस्टिंग्विशमेंट भी है, ठीक है ना। अब देखिए, अब अभी हम बात कर रहे हैं इनके अंतर के, डिस्टिंग्विशमेंट की। तो यहाँ पर एक कैसे इनसे अग्नि बीमा जीवन बीमा समुद्री बीमा से अलग है, ठीक है। अग्नि बीमा क्या है? एक क्षतिपूर्ति बीमा है जिसमें वास्तविक हानि की पूर्ति की जाती है, जबकि जीवन बीमा में रक्षा के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी एलिमेंट बेसिक होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है जीवन बीमा में, आप पढ़ चुके हो। इसी प्रकार अग्नि बीमा और समुद्री बीमा में कुछ डिफरेंसेस भी है, जैसे फॉर एग्जांपल समुद्री बीमा में बीमा योग्य हित केवल हानि होने के समय होना अनिवार्य है। इतना ही काफ़ी है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका? इंश्योर्ड का, उस वस्तु में जो करवा रहा है उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना जरूरी है? केवल और केवल बीमा करवाते समय। जबकि अग्नि बीमा में इंश्योरेबल इंटरेस्ट
दोनों समय आवश्यक है। ध्यान रखना, बीमा करवा रहे हो तभी भी वो विषय वस्तु में आपका हित होना चाहिए, और हानि हो गई है तभी भी उस विषय वस्तु में आपका हक होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों में, और मैंने आपको करवाया भी एक बार इनमें दोनों में डिफरेंस। ठीक है, चलो ये तो बात हुई हमारी कंसेप्ट्स की, बेसिक फीचर्स जो है फायर इंश्योरेंस के उनके बारे में। ठीक है, अब आज के क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में फायर इंश्योरेंस पर ही हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे। प्रीवियस इन दोनों लेक्चर्स में, आज का लेक्चर और जो इसका प्रीवियस लेक्चर था, इसमें हमारा फायर इंश्योरेंस का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।